हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो guys, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं साइंस में रसायन विज्ञान का चैप्टर नंबर 2। जी हाँ दोस्तों, जिसमें हम पढ़ेंगे अम्ल, क्षार और लवण। तो आइए देखते हैं कि अम्ल, क्षार, लवण किसे कहते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें। और ये चैप्टर आप लोगों को काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अब यहाँ पर गाइस देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अम्ल किसे कहते हैं। तो देखिए, अम्ल जो होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं। अगर जैसे आप अम्ल को चखते हैं तो वो स्वाद में कैसा होगा, खट्टा होगा। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या होता है कि ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। ठीक है, क्या होता है कि नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। ठीक है, और जो थर्ड नंबर का हमारा है पॉइंट, वो क्या हो जाता है कि ये जल में घुलकर H प्लस आयन देते हैं। क्या जल में घुलकर H प्लस आयन देते हैं। ठीक है, तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं और जल में घुलकर H प्लस आयन देते हैं। तो आई होप कि आपको एकदम अच्छी तरीके से याद हो चुका होगा। जो कि देखिए, मैंने यहाँ पर लिख दिया। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं तथा ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और जलीय विलयन में H प्लस आयन देते हैं। यानी जलीय विलयन में H प्लस आयन देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या है कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं तथा ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। और यहाँ पर देखिए, जलीय विलयन में ये घुलते हैं जब, तो क्या होता है, H प्लस। ठीक है, H प्लस आयन देते हैं, H प्लस आयन देते हैं। और इसे ही हम लोग गाइस क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। और इसे ही हम लोग अम्ल कहते हैं। अब गाइस यहाँ पर देखिए एक चीज, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा उदाहरण में। अब देखिए कौन कौन से हैं जो अम्ल हैं। ठीक है, कौन कौन से अम्ल हैं। तो यहाँ पर देखिए HCl, HCl आपका क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। H2SO4, H2SO4 भी आपका अम्ल हो जाएगा। फिर है CH3COOH, CH3COOH यानी कि सीट्रिक अम्ल। क्या हो जाएगा, सीट्रिक अम्ल। ये भी क्या होता है, अम्ल होता है। अब यहाँ पर देखिए एक चीज और कि अम्ल का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है। तो अम्ल का जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है। यानी 7 से कम होता है, यानी 1 2 3 4 5 6 तक की नंबर्स में ये अम्ल होते हैं। यहां से देखिए, यानी कि 1 से स्टार्ट होता है, डॉट 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 करते हुए 7 तक, सॉरी 6 तक पीएच मान होता है। वो भी ये किसका होता है, तो ये किसका होता है, अम्ल का। ठीक है, अब आपको एक चीज और पता चल चुका होगा कि अम्ल का पीएच मान कितना होता है। तो 1 से स्टार्ट करेंगे और 6 तक के बीच में जितनी भी संख्याएं आएंगी, यानी 6 को भी लेकर, वो क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अब यहाँ पर देखिए एक चीज और कि सांद्र अम्ल किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए सांद्र अम्ल होता है और तनु अम्ल होता है। तो सांद्र अम्ल किसे कहते हैं और तनु अम्ल किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सांद्र अम्ल जो होता है जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में होता है और जल जो होता है वो अल्प मात्रा में होता है, उसे हम क्या कहते हैं, सांद्र जल कहते हैं। ठीक है, तो सांद्र जल क्या हो जाएगा कि जिसमें अम्ल जो है अधिक मात्रा में होता है। अब एक कोई विलयन है जिसमें अम्ल जो है अधिक मात्रा में है, ठीक है, और जल जो है अल्प मात्रा में, यानी बहुत ही थोड़ा जल है और अम्ल बहुत ही ज्यादा है, उसे हम सांद्र विलयन कहते हैं। ठीक है, यानी सांद्र अम्ल कहते हैं। तो यहाँ पर आपको सांद्र अम्ल पता चल चुका है कि जिसमें अम्ल ज्यादा तथा जल अल्प मात्रा में होता है, उसे हम लोग सांद्र अम्ल कहते हैं। ठीक है, तो सांद्र अम्ल भी आपको पता हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए दूसरा हमारा क्या है, तनु अम्ल। तो तनु अम्ल हम किसे कहते हैं, जिसमें जल अधिक मात्रा में होता है और अम्ल जो है
अल्प मात्रा में होता है उसे हम लोग तनु अम्ल कहते हैं। ठीक है, तो तनु अम्ल जो होता है वो सांद्र जल के जस्ट अपोजिट होता है। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ। तनु अम्ल में जल जो है वो अधिक मात्रा में होता है और अम्ल जो है वो अल्प मात्रा में होता है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तनु अम्ल कहते हैं। और गाइस, अगर आपको समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके गाइस, तो अब यहाँ पर देखिए हमारा क्षार। अब हम बात करते हैं कि क्षार किसे कहते हैं। ठीक है, तो क्षार किसे कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्षार जो होते हैं गाइस स्वाद में कड़वे होते हैं। पहला पॉइंट कि जो क्षार है वो स्वाद में कड़वे होते हैं, और दूसरा पॉइंट कि ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। और तीसरा पॉइंट कि ये जल में घुलकर यानी जलीय विलयन में मिलकर OH माइनस आयन देते हैं। यानी जलीय विलयन में घुलकर OH माइनस देते हैं और इसे ही हम लोग क्षार कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला हमारा क्या है कि क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, दूसरा पॉइंट हो गया। अब तीसरा पॉइंट आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये जल में OH माइनस आयन देते हैं। यानी ये जल में OH आयन माइनस देते हैं। यानी कि यहाँ पर देखिए ये आपका पहला पॉइंट और ये आपका दूसरा पॉइंट, ये आपका तीसरा पॉइंट। अगर आप एक लाइन से याद करेंगे तो आपको बिल्कुल भी याद होने वाला नहीं है। आप एक एक पॉइंट याद रखिएगा कि क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपका क्या हो जाएगा कि ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट आपका ये हो जाएगा कि ये जल में मतलब जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं। तो 3 पॉइंट आपको याद करने हैं। उसके बाद आपका जो ये क्षार है ये आपका एकदम बेसिक तरीके से याद हो जाएगा। अब देखिए क्षार को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, बेस। क्षार को इंग्लिश में हम लोग बेस बोलते हैं और अम्ल को हम लोग एसिड बोलते हैं। एसिड मतलब होता है अम्ल। ओके, तो इतनी चीज आपको क्लियर हो चुकी। अब यहाँ पर हम बात करते हैं जो क्षार होते हैं उसका पीएच मान कितना होता है। यहाँ पर देखिए क्षार का जो पीएच मान होता है वो 7 छोड़ के, ठीक है, 7 को छोड़ दिया जाए 8 से डॉट 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 14 तक पीएच मान जो है वो किसका होता है, तो वो होता है क्षार का। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 8.14 यानी 8 से 14 तक जो पीएच मान होता है वो क्षार का होता है। 8 से 14 तक पीएच मान क्षार का होता है, ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए जो क्षार के उदाहरण है वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो NOOH है इसे हम लोग क्या बोलेंगे, क्षार बोलेंगे। ठीक है, और KOH भी हमारा क्या है, क्षार है। NH4OH जो है हमारा वो भी क्षार है। ठीक है, तो NH4OH भी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्षार हो जाएगा। ठीक है, क्षार। अब यहाँ पर हम लोग देखिए अम्ल और क्षार तो जान चुके हैं किसे कहते हैं। अब बारी है हमारी लवण की। तो हम लोग लवण किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लवण जो होता है वो क्या होता है, सिंपल तरीके से कि वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में, ठीक है, वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन यानी H+ के अतिरिक्त कोई अन्य धनायन तथा हाइड्रोक्सिल आयन OH- के अतिरिक्त कोई अन्य ऋण आयन हो तो वह लवण कहलाता है। यानी कि H+ और OH- के अतिरिक्त अगर कोई और आयन है
तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। देखिए H प्लस के अतिरिक्त कोई अन्य धनात्मक तथा OH माइनस के अतिरिक्त कोई अन्य ऋणात्मक आयन हो तो वह क्या कहलाता है, लवण कहलाता है। यानी कि H प्लस H प्लस धनात्मक आयन, ठीक है, क्या हो जाएगा, H प्लस धनात्मक आयन के अतिरिक्त तथा यहां पर क्या हो जाएगा, OH माइनस ऋणात्मक आयन के अतिरिक्त अगर कोई और आयन आता है तो उसे हम लोग लवण बोलते हैं। H प्लस OH माइनस यानी H प्लस धनात्मक आयन और OH माइनस ऋणात्मक आयन के अलावा कोई दूसरा आयन आता है तो उसे हम लोग लवण बोलते हैं। ये आपको सिंपल तरीके से याद हो चुका होगा कि वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन H प्लस के अतिरिक्त कोई अन्य आयन धनात्मक तथा हाइड्रॉक्सिल आयन OH के अतिरिक्त कोई अन्य ऋण आयन हो तो उसे लवण कहते हैं। आई होप कि आपको बहुत अच्छी तरीके से याद हो चुका होगा। एंड अब हम इसका एक उदाहरण देखते हैं। तो इसका जो उदाहरण है वो क्या है, देखिए ZnSO4, ठीक है, ZnSO4 को जब हम रिएक्शन कराएंगे तो Zn प्लस 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 SOH माइनस हमें मिलेगा, सॉरी SO4 माइनस मिलेगा। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, ये देखिए ये जिंक सल्फेट है और यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा, Zn प्लस प्लस SO4 माइनस। तो यानी कि क्या था, ये आपका क्या हो जाएगा, लवण हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या कह रहा है, H प्लस धनात्मक आयन के अतिरिक्त। तो H प्लस यहाँ कहीं है, नहीं है। फिर क्या है, OH माइनस ऋणात्मक आयन के अतिरिक्त। तो OH ऋणात्मक आयन कहीं है, यहाँ पर नहीं है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा लवण। क्या हो जाएगा, लवण हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको अच्छी तरीके से ये समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत पड़ती है। और अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सूचक किसे कहते हैं, सूचक कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से सूचक होते हैं। तो सूचक के ऊपर हम फुल डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो में। तो गाइस यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सूचक किसे कहते हैं, क्योंकि सूचक पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि सूचक किसे कहते हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है, देखिए सूचक जो होते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा कि जो सूचक होते हैं वो अम्ल तथा क्षार को पहचानने में हमारी सहायता करते हैं, ठीक है। और अम्ल तथा क्षार में वो जो उनकी अम्लीय माध्यम में उनका जो गंध होता है, रंग होता है, वो अलग बदल जाता है, और क्षारीय माध्यम में वही रंग वही गंध जो है अलग हो जाता है, ठीक है। मेरे कहने का मतलब यह है कि जो गंध क्षारीय माध्यम में होती है वो गंध अम्लीय माध्यम में नहीं होती है, इसे ही हम लोग सूचक कहते हैं। अब गाइस यहाँ पर देखिए, हम लोग किताबी भाषा में अगर इस सूचक की बात करें तो देखिए किताबी भाषा में क्या हो जाता है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या है कि सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति दर्शाते हैं। इनका रंग या गंध अम्लीय व क्षारीय माध्यम में बदल जाता है, ठीक है। तो क्या होता है कि सूचक किसी दिए गए विलयन में जो है अम्लीय या क्षारीय उपस्थिति दर्शाते हैं। अब जो सूचक होते हैं, कोई विलयन है उसमें अम्ल है या क्षार है हमें नहीं पता, तो सूचक वे होते हैं जो किसी विलयन में अम्लीय व क्षारीय को दर्शाते हैं, अम्लीय व क्षारीय विलयन को दर्शाते हैं। एंड अम्लीय माध्यम में जो सूचक का रंग और गंध है वो बदल जाता है, और क्षारीय माध्यम में सूचक का रंग और गंध जो है कोई और हो जाता है, यानी
वो भी बदल जाता है, तो ये अलग बदलता है और वो अलग बदलता है। अब यहाँ पर देखिए सूचक कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो सूचक मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, सूचक कितने प्रकार के होते हैं, तो सूचक 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला सूचक जो हमारा है वो प्राकृतिक सूचक है। तो सबसे पहला हमारा प्राकृतिक सूचक है। प्राकृतिक सूचक क्या है कि वे सूचक जो पौधों से प्राप्त होते हैं प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। अब देखिए वे सूचक जो पौधों से प्राप्त होते हैं उन्हें हम लोग प्राकृतिक सूचक कहते हैं। ओके, अब यहाँ पर देखिए हम एग्जाम्पल की अगर बात करें तो एग्जाम्पल में देखिए क्या होता है कि देखिए यहाँ पर अब मैंने आपको समझाने के लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज लिखी है। यहाँ पर अम्ल है, यहाँ पर क्षार है, ठीक है। तो देखिए जो सबसे पहला है वो लिटमस, दूसरा है हल्दी। अब देखिए लिटमस जो होता है, ठीक है, लिटमस अम्ल में, अब देखिए नीला लिटमस जो होता है वो अम्ल में पड़ते ही उसका रंग क्या हो जाता है, लाल, उसका रंग लाल हो जाता है। और यहाँ पर देखिए क्षार में पड़ने से उसका रंग क्या हो जाता है, नीला, ठीक है। यानी कि अगर नीले लिटमस पेपर को हम अम्ल में डालेंगे तो वो लाल हो जाएगा, और लाल लिटमस पेपर को अगर हम क्षार में डालेंगे तो नीला हो जाएगा। अगर देखिए यहाँ पर क्या है, मैं आपको समझा देता हूं कि अगर नीले लिटमस पेपर को अम्ल में डालोगे तो वो लाल हो जाएगा, ठीक है। और इसी लाल लिटमस पेपर को अगर आप क्या करोगे, क्षार में डालोगे तो वो क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा। यानी दोनों अपोजिट होते हैं। क्या अपोजिट होते हैं, नीले को अम्ल में डालोगे तो लाल होगा यानी नीला लिटमस पेपर, ठीक है। और यहाँ पर लाल लिटमस पेपर को क्षार में डालोगे तो क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा। तो आई होप कि इतनी चीज आपको कंफर्म एंड क्लियर पता चल चुकी है कि प्राकृतिक सूचक वे सूचक होते हैं जो प्राकृतिक में पाए जाते हैं, वे प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। और प्राकृतिक सूचक कौन कौन से हैं, तो हल्दी है एंड लिटमस पेपर है। तो अब गाइस यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो लिटमस पेपर है अगर उसको हम अम्ल में डालेंगे तो वो लाल हो जाएगा, क्षार में डालेंगे तो नीला हो जाएगा, ठीक। इतना चीज पता हो चुका है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं हल्दी की। तो जो हल्दी होता है वो क्या होता है, अब देखिए हल्दी को अगर अम्ल में डालोगे तो वो पीला का पीला ही रहेगा। आपने देखा होगा कि जब आप कोई चीज खाते, जैसे शादी में या निमंत्रण में गए, अगर आपने व्हाइट कलर का ड्रेस पहना है तो अगर उस पे थोड़ा सा भी, जैसे आप सब्जी वगैरह कुछ खाते हैं, अगर उसका दाग लग जाता है तो वो पीला का पीला ही रहता है, ठीक है, वो पीला रहता है। ओके, उसके बाद अब यहाँ पर क्षार, अगर आप जो साबुन हमारा होता है वो क्षार का बना होता है, ठीक है। तो अगर आप उस पीले कलर के धब्बे पर अगर आप साबुन मारते हो तो वो पीले कलर का जो वो दाग होता है वो लाल हो जाता है, ठीक है। अगर आपको नहीं है यकीन तो आप क्या करिए, प्रैक्टिकल करके देखिए घर पे कि आप एक व्हाइट कलर का टुकड़ा लीजिए और उस पर थोड़ी सी हल्दी डालिए और साबुन से धुल दीजिए, देखिए वो कलर लाल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है कि जो हल्दी होता है वो अम्ल में पीला होता है और क्षार में लाल हो जाता है। तो प्राकृतिक सूचक आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं सेकंड नंबर का, जो हमारा सूचक है वो क्या होता है, तो सेकंड नंबर का सूचक है कृत्रिम सूचक। क्या है, कृत्रिम सूचक, जिसे हम लोग खुद से बनाते हैं। कृत्रिम सूचक वे सूचक होते हैं, ठीक है, जो रसायन द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है, जो रसायन द्वारा, यहाँ पर देखिए जो रसायन द्वारा बनाए जाते हैं उन्हें कृत्रिम सूचक कहते हैं। तो क्या हो जाएगा कि कृत्रिम सूचक वे सूचक हैं जो रसायन द्वारा बनाए जाते हैं, उसे कृत्रिम सूचक कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे इसका एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल हमारा है वो क्या हो जाएगा, फिनोल्फ्थेलीन। क्या है, फिनोल्फ्थेलीन। जो फिनोल्फ्थेलीन है वो मानव द्वारा बनाया जाता है, इसलिए उसे हम कृत्रिम सूचक कहते हैं। यानी मानव द्वारा यानी कि रसायन, ठीक है, रसायन ही मिलाकर तो फिनोल क्या है, फिनोल्फ्थेलीन बनाया जाता है। ओके, अब यहाँ पर देखिए दूसरा क्या है, मेथिल ऑरेंज। क्या है, मेथिल ऑरेंज। अब जो मेथिल ऑरेंज है वो भी रसायन द्वारा ही बनाया जाता है, इसलिए इसे कृत्रिम सूचक कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिए हमारा जो तीसरा है, क्या है, तीसरा जो सूचक है हमारा वो क्या हो जाएगा, तो तीसरा सूचक है गंधीय सूचक। क्या है,
गंधीय सूचक। अब यहाँ पर देखिए जो गंधीय सूचक होता है वो क्या होता है, तो गंधीय सूचक की अगर हम बात करें तो देखिए क्या हो जाएगा कि जिन पदार्थों की गंध, ठीक है, जिन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाए उसे गंधीय सूचक कहते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा कि जिन पदार्थों की गंध, ठीक है, जो पदार्थों की गंध अम्लीय व क्षारीय माध्यम में बदल जाए उसे गंधीय सूचक कहते हैं। यानी अम्लीय और क्षारीय माध्यम में बदल जाए तो उसे हम, जैसे अभी कोई गंध है, माना यहाँ पर देखिए गंध हम ले लेते हैं एक्स, एक्स गंध है और अम्ल में पड़ते ही वो क्या बन जाए, वाई, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग कहेंगे गंधीय सूचक। ठीक है, तो ये हमारा गंधीय सूचक हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल में हमारा क्या है, सबसे पहला एग्जाम्पल हमारा है प्याज का रंग, क्या हो जाएगा, प्याज का रंग। ठीक है, प्याज का रस, सॉरी रंग नहीं है, प्याज का रस है। ओके, यहाँ पर देखिए जो प्याज का रस होता है अगर अम्ल में आप लोग डालोगे तो वो तीक्ष्ण गंधी हो जाता है। ठीक है, देखिए प्याज का जो रस होता है वो नॉर्मल होता है, ठीक है, उसकी गंध मतलब प्याज का जो गंध है वो नॉर्मल होता है, लेकिन वो अम्ल में पड़ते ही तीक्ष्ण गंध देता है, मतलब तीक्ष्ण गंध देता है। ओके, और जो जब वही चीज क्षार में पड़ती है, जब देखिए यही प्याज का जो रस है अम्ल में डालेंगे तो तीक्ष्ण गंध प्राप्त होगा, और जब क्षार में डालेंगे तो कोई गंध नहीं होगी। देखिए प्याज के रस को अगर आप क्षार में डालोगे तो कोई गंध प्राप्त नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कोई गंध प्राप्त नहीं होती है और यहाँ पर तीक्ष्ण गंध प्राप्त होती है अम्ल में डालने से। सेकंड नंबर का जो हमारा है वैनिला, वैनिला। अब देखिए जो वैनिला होता है वो एक प्रकार का फ्लेवर है जो आपके आइसक्रीम में डाला जाता है। ठीक है, आइसक्रीम में वैनिला जो है पड़ता है तो एक वैनिला फ्लेवर की आइसक्रीम आती है। ठीक है, तो उसे ही हम लोग वैनिला कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए वैनिला जो होता है गाइस, वैनिला अगर अम्ल में पड़ेगा तो तीक्ष्ण गंध आएगी उसमें भी, इसलिए मैंने यहाँ पर ऐसे कर दिया, यानी समान। तो जब वैनिला अम्ल में पड़ता है तो तीक्ष्ण गंध आती है, और जब क्षार में डाला जाता है तो कोई गंध प्राप्त नहीं होती है। ओके, एंड उसके बाद में नेक्स्ट नंबर में हमारा है लौंग का तेल, यानी जो लौंग है उसका जो तेल होता है अगर अम्ल में डालोगे तो तीक्ष्ण गंध प्राप्त होगी और क्षार में डालोगे तो कोई गंध प्राप्त नहीं होगी। अब गाइस यहाँ पर देखिए मैंने क्या बताया कि जो सूचक होते हैं वो क्या होते हैं, अम्ल और क्षार को पहचानने में हमारी सहायता करते हैं, एंड वो अम्लीय तथा क्षारीय माध्यम में उनके गंध एंड रंग बदल जाते हैं। तो वही चीज यहाँ पर देखिए मैंने बताया था कि अम्लीय या क्षारीय माध्यम में वो बदल जाते हैं, उनके रंग मतलब रंगीय गंधी जो होते हैं वो बदल जाते हैं, तो उसे हम लोग सूचक कहते हैं। एंड ये तीन सूचक होते हैं। सबसे पहला सूचक क्या था हमारा, यहाँ पर देखिए सबसे पहला सूचक था प्राकृतिक सूचक, एंड दूसरा सूचक था कृत्रिम सूचक, तीसरा सूचक था गंधीय सूचक। ओके, तो आई होप गाइस कि आपको तीनों सूचक अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे और आप इसे एक अच्छी तरीके से नोट भी कर सकते हैं। ओके, तो आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पीएच पैमाना क्या है और पीएच पैमाना से क्या मापा जाता है। गाइस जनरली हमारी लाइफ में होता यह है कि कोई भी आता है और हमसे क्वेश्चन पूछता है कि दूध का पीएच मान कितना होता है, और जो है खून का पीएच मान है, जैसे हमारा जल का पीएच मान है, तो इस तरह के क्वेश्चन हमसे पूछ के जाता है और हम कंफ्यूज रहते हैं कि ये सारी चीजें क्या होती हैं एंड ये पीएच मान क्या है, पीएच पैमाना क्या है, इससे क्या होता है। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग इसी बात पे डिस्कशन करने वाले हैं कि पीएच मान क्या है। ओके, तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि पीएच पैमाना क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पीएच पैमाना जो होता है वो क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने सिंपल तरीके से लिख दिया है कि जो पीएच पैमाना क्या मापता है, यानी कि जो पीएच पैमाना होता है वो क्या मापता है। तो देखिए पीएच पैमाना अम्लों एवं क्षारकों के जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता मापने में प्रयुक्त होता है। उदासीन अम्लीय तथा क्षारीय विलयनों के पीएच मान का परास निम्न प्रकार है।
अब देखिए क्या होता है, ये जनरली अगर हम बात करें तो ये देखिए क्या होता है कि जो अम्ल होता है और क्षार होता है उससे ही ये मापता है कि उसमें हाइड्रोजन आयनों की जो संख्या है वो कितनी है, ठीक है। तो जो अम्ल क्षार होते हैं, यानी कोई भी अगर जैसे हमने ले लिया कोई भी वस्तु, ठीक है, जैसे हमने ले लिया जल, तो जो पीएच पैमाना है वो नापता है जल में कि उसमें कितना हाइड्रोजन आयनों की मात्रा है। हाइड्रोजन आयनों की मात्रा जितना होता है वो उसी प्रकार से उसी पर वो बताता है कि वो अम्ल है या क्षार है, या मतलब एसिड है, बेस है, या फिर वो है क्या बोलते हैं लवण, ठीक है। तो इसी प्रकार से पूरा उसी पर काम करता है पीएच पैमाने पर। ओके, तो अब देखिए क्या है कि पीएच पैमाना अम्लों एवं क्षारकों के जलीय विलयन। अब देखिए क्या है, पीएच पैमाना जो होता है अम्लों एवं क्षारकों के जलीय विलयन में, अम्लों देखिए क्या कह रहा है, अम्लों एवं क्षारकों के जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयनों, ठीक है, क्या हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता क्या मापता है, सांद्रता मापने में प्रयुक्त होता है। देखिए पीएच पैमाना अम्लों एवं क्षारकों के जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता मापने में प्रयुक्त होता है। इतनी चीज एकदम अच्छी तरीके से आपको क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। तो अब देखिए क्या कहता है बाद में कि उदासीन क्या है, उदासीन अम्लीय तथा क्षारीय विलयनों के पीएच मान का परास निम्न प्रकार से है। अब जो परास होता है वो क्या होता है, वो एक स्केल जैसा कुछ होता है और उसमें बताता है कि यहाँ से यहाँ तक अम्ल है और यहाँ से यहाँ तक क्षार है और यहाँ से यहाँ तक उदासीन है, ठीक है। तो वही चीज होता है ये परास। यहाँ पे देखिए जो परास लिखा हुआ है ये परास क्या है, ठीक है। तो ये परास हम अभी आपको बताएंगे कि परास क्या होता है। देखिए अब क्या है, उदासीन अम्लीय तथा क्षारीय विलयनों के पीएच मान का जो परास होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जैसे हमने यहाँ पर एक स्केल जैसी ले ली है, स्ट्रेट लाइन यानी सीधी लाइन, ठीक है। तो अब हमने एक सीधी लाइन ले ली है, उसके बाद मैंने यहाँ से कुछ नंबर्स लिखे हैं। क्या लिखे हैं, कुछ नंबर्स लिखे हैं जो कुछ इस प्रकार से है कि 0 से स्टार्टिंग है और 40 के बाद में एंड है, यानी 40 तक है उसके बाद में खत्म है, ठीक है। तो हमने 0 से स्टार्ट किया और 14 तक खत्म कर दिया। तो ये कुछ नंबर्स हैं। अब देखिए कहाँ, यहाँ पर है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी 14 तक हमने कुछ नंबर्स लिए हैं। अब इन नंबर्स का पीएच पैमाना और अम्ल क्षार से क्या रिलेशन है, ठीक है। तो वही चीज हम देखेंगे कि जो ये नंबर्स हैं इनका बहुत बड़ा जो है योगदान है पीएच पैमाने पर। अब क्या होता है कि देखिए यहाँ से 0 से 7 तक क्या है, देखिए यहाँ 0 से लेकर ये 7 तक ये क्या हो जाएगा आपका। देखिए यहाँ पर मैंने एक ऐसे आपको समझाया, जो 7 होता है सिर्फ और सिर्फ 7 की अगर हम बात करें तो जो 7 होता है वो क्या होता है, उदासीन होता है। उदासीन होता है यानी ये अम्ल और क्षार नहीं होता, उदासीन होता है। इसमें ना कड़वाहट होती है, ना खट्टापन होता है, ना तीखापन होता है, कुछ नहीं होता, एकदम सिंपल साधारण सा होता है। उसे हम मतलब उदासीन कहते हैं, ठीक है। यानी 7 नंबर्स जो हमारा है वो उदासीन है। अब उसके बाद में देखिए क्या है कि 7 नंबर से 0 तक में जितने भी नंबर्स हैं वो अम्लीय में आते हैं, ठीक है। फिर 7 के बाद क्या है कि 14 नंबर तक, यानी 7 को अगर हम छोड़ दें तो 8 से लेकर 14 तक जितने भी नंबर्स आते हैं वो क्षारीय होते हैं। अब यहाँ पर आप लोग कुछ देख सकते हैं कि देखिए यहाँ से 7 से स्टार्टिंग हुआ है इधर को, तो क्या है कि अम्लीय शक्ति का बढ़ता हुआ क्रम है। ये क्या है V1, तो ये क्या है गाइस, यहाँ पर देखिए ये अम्लीय शक्ति का बढ़ता हुआ क्रम है, ठीक है। 7 से जो 0 तक नंबर्स हैं ये अम्लीय शक्ति का बढ़ता हुआ क्रम है, और यहाँ पर 8 से 14 नंबर्स तक जितने भी नंबर्स हैं वो क्षारीय शक्ति का बढ़ता हुआ क्रम है, ठीक है, क्षारीय शक्ति का बढ़ता हुआ
क्रम है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये जो पीएच मान के जो नंबर्स दिए गए हैं ये हमें दर्शाते हैं कि कोई भी वस्तु क्षार है या अम्ल है, एसिड है या बेस है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर 7 से 0 तक में कोई भी वस्तु में वो नंबर आती है तो वो क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगी। ठीक है, और अगर 8 से 14 तक अगर हाइड्रोजन आयनों की जो संख्या होती है वो ज्यादा होगी तो वो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए जैसे जल है, ठीक है, तो जल का जो पीएच मान होता है वो क्या होता है, तो यहाँ पर मैंने देखिए लिखा है जल, तो ये जल का जो पीएच मान होता है वो क्या होगा, तो जल का पीएच मान होता है 7। ठीक, अब देखिए जल का पीएच मान आपको पता है 7 होता है, और जल क्या है, उदासीन है, ना एसिड है ना बेस है, ये क्या है, उदासीन है। ठीक है, इसलिए क्योंकि जल का पीएच मान 7 होता है और यहाँ पर देखिए 7 जो है वो उदासीन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है उदासीन। तो आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। अब यहाँ पर देखिए जो वर्षा का जल होता है उसका पीएच मान क्या होता है, तो वर्षा का जल जो है क्या होता है, 5.0 से 5.5 के बीच में होता है। ठीक है, क्या है कि वर्षा का जल जो है 5.0 से 5.5 के बीच होता है। अब एक चीज पता चल चुकी है, देखें जो जल था वो 7 था, यानी कि ये जल हमारा उदासीन है। अगर हम बात करें जल की तो जल हमारा उदासीन हो जाता है, और यहाँ पर अगर हम वर्षा का जल माने, जो देखिए क्या होता है, जो बारिश होती है उसमें जो वर्षा का जल होता है वो क्या होता है, उसका जो है वो अम्लीय होता है, क्योंकि उसका पीएच मान जो है 5.0 से 5.5 के बीच में होता है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अम्लीय बोलेंगे। ठीक है, तो जो वर्षा होती है वो अम्लीय वर्षा है। ठीक है, अब उसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पर देखिए नींबू की, तो नींबू का पीएच मान कितना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो नींबू का पीएच मान है वो क्या हो जाएगा, तो नींबू का पीएच मान होता है 2.4। अब देखिए नींबू का पीएच मान जो है 2.4 होता है, यानी नींबू क्या है, अम्ल है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अम्ल जो होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं और लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद में जो अम्ल में मैंने एक और हेडिंग बताई थी, एक्चुअली वो फॉरगेट हो चुके हैं माय माइंड से, तो इसलिए देखिए आप ये याद रखिएगा कि नींबू जो है अम्लीय होता है क्योंकि स्वाद में ये खट्टे होते हैं। ठीक है, और इनका पीएच मान जो है 7 से माइनस में होता है, यानी 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो इतना याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए आंसू, अब आंसू का जो पीएच मान होता है वो क्या होता है, तो आंसू का पीएच मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 6.7 से 7.6। ठीक है, 6 तक। अब यहां पर देखिए हमने आपको क्या बताया कि आंसू का जो पीएच मान होता है वो क्या होता है, 6.7 से 7.6 तक। अब यहाँ पर देखिए आंसू मतलब आंसू में दो चीजें पाई जाती हैं, अम्ल तथा उदासीन। ठीक है, यानी अम्ल और क्षार दोनों पाए जाते हैं, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, उदासीन बोलेंगे। अभी क्या है देखिए यहाँ पर आंसू जो है 6.7 यानी 6.7 समथिंग, अगर हम बात करें इसको मिटाने के बाद तो 6.7 लगभग ये यहां मान लिया जाए। यहां पर अगर हम मानेंगे तो 7 से इधर जितने भी नंबर्स आते हैं वो अम्लीय होते हैं, तो आंसू यहाँ पर देखिए अम्लीय हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर देखिए क्या है 7.6 तक, 7.6 तक, तो यहां से इधर को हमने क्या बताया था, क्षारीय होते हैं, तो इधर से समथिंग 7.6 तक अगर हम बात करें तो ये यहां तक। ठीक है, यहां पर यानी कि 7 से ज्यादा, तो यहाँ पर आंसू जो होते हैं अम्लीय तथा क्षारीय दोनों होते हैं।
आंसू क्या होते हैं, अम्लीय तथा क्षारीय दोनों होते हैं। अब हम बात करते हैं खून की। तो खून जो हमारा होता है वो होता है क्षारीय, और इसका जो पीएच मान होता है वो क्या होता है, 7.4। 7.4 जो है वो हमारे खून का पीएच मान होता है, और खून जो है वो क्षारीय होता है यानी बेस होता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर खून 7.4 यानी कि यहाँ पर 7.4 यानी इसके बीच में, तो यहाँ पर हम क्या मानेंगे इसे, क्षार, क्योंकि यहाँ से देखिए, यहाँ से जो इधर का हिस्सा है वो क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा, और इधर का हिस्सा जो है वो क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से इधर के हिस्सा को हम क्षार मानेंगे, तो 7 से 7.4 है तो ये क्षार हो जाएगा, यानी कि खून जो होता है वो क्षार होता है। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि पीएच पैमाना क्या है, पीएच मान क्या है, और पीएच पैमाना कैसे मापा जाता है, क्या ये सारी चीजें क्या है। तो आज के इस वीडियो में आपको पता चल चुका है। अगर आपसे कोई भी पूछता है कि पीएच पैमाना क्या है, तो आप 100% करेक्ट बता देंगे कि पीएच पैमाना क्या है और ये किस प्रकार से वर्क करता है और इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, तो आई होप कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें, एंड हमारे चैनल से जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम अपने YouTube चैनल पर इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो अपलोड करते रहते हैं। तो इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हम मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।